सहकार भारती के तत्वावधान में अखिल भारतीय मछुआरा समाज के इस समारोह में मंच पर विराजमान सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव अभी जिन्होंने बहुत ही विस्तार से सहकारिता की बातें आपके सामने रखी हैं, ऐसे हमारे उदय जोशी जी, यहाँ के हमारे नेता एवं इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष की जिम्मेवारी जिनको दी गई है, ऐसे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री गणेश नायक जी। और ये भी एक कार्यक्रम में कभी कभी ऐसा योग हो जाता है कि वैसे भी गणेश की ही पूजा पहले करनी चाहिए। यहाँ तो अध्यक्षता ही गणेश जी कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में हमारे रमेश दादा पाटिल जी पहुंच गए हैं और एक रशियन डेलीगेट। आई वेलकम स्कालिन जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। यू केम थ्रू रशिया टू इन इंडियन कम्युनिटी, फिशरीज कम्युनिटी, आपका स्वागत है। और आप सभी सहकारिता से साथ जुड़े हुए और फिशरीज के साथ जुड़े हुए सारे फिशरमैन भाइयों एवं बहनों, हमारे एनएफडीबी के एग्जीक्यूटिव भी इधर मौजूद हैं और भी कई वरिष्ठ लोग और सभी अलग अलग प्रांत से आए सभी भाई बहनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं सहकार भारती का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े अपने मछुआरे समाज के बीच में आने का और ये भी नई मुंबई में ऐसे एरिया में इन सब के साथ मिलने का सौभाग्य मुझे दिया। इसके लिए मैं सहकार भारती का आभार प्रकट करता हूँ। उदय जी बता रहे थे कि लक्ष्मण राव इनामदार जी के विचार से, उनके तप से ये सहकार भारती का प्रकोष्ठ अपने मछुआरे क्षेत्र में और देश की और संस्थाओं में सहकारिता के क्षेत्र में उसका स्थापन किया गया। हम उनको गुजरात में वकील साहब के नाम से जानते थे, पूरा देश भी वकील साहब के नाम से ही उनको पहचानते थे। बड़े तपस्वी पुरुष थे। इनका तप आपकी संस्था के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सभी लोगों को भी उस तप के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इसमें ऐसे नहीं होगा कि ये कुछ जल्दी से हम कुछ प्राप्त कर ले। हमें जो प्राप्त करना है वो करेंगे, मगर वो तपश्चर्या करके करेंगे। यही उनका मत था, यही उनका रास्ता था। वकील साहब के आशीर्वाद से आज सहकार भारती देश के सहकारिता क्षेत्र को नेतृत्व देने में सक्षम हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि फिशरीज सेक्टर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज़ादी के बाद इस सेक्टर को किसी प्रधानमंत्री ने स्पर्श किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। अभी तक हमारा कोई गिनती ही नहीं था, हमारा कोई फोकस ही नहीं था। मोदी जी ने आकर इसको स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय किया और ये वजह है कि मैं फिशरीज मिनिस्टर के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, वरना आपको फिशरीज मिनिस्टर मिलता ही नहीं था, ही नहीं तो कहां से आएगा। ये एग्रीकल्चर का एक चैप्टर हुआ करता था और उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला था। मैं एग्रीकल्चर का भी मंत्री रहा, MOS था, मगर उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट कहाँ चल रहा था वो भी हमको पता नहीं चलता। ये संदेह आके कभी झगड़ा करते थे तभी पता लगता था, ठीक है विभाग ये भी कोई है वहाँ, वरना कुछ होता ही नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए, और गणेश जी जैसे हमारे इधर वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, MLC बैठे हैं, उन सबको कभी कभी बोलने में काम आए, इसलिए एक फिगर बताता।
आजादी से लेकर 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक जितनी भी भारत सरकार बनी, जिसकी भी बनी, उन सारी सरकारों ने मिलाकर 3,680 करोड़ रुपए का खर्च किया। 3,680 करोड़, 3,500 करोड़ रुपए पकड़ लो, इतना खर्च किया। उसमें सही किया गलत किया वो तो बाद की बात है, मगर कुल खर्च 3,500 करोड़ भारत सरकार के फिशरीज सेक्टर का, उसमें हमारे अधिकारियों का पगार भी उसी में ही है। उन सभी में से आपके लिए कितना हुआ होगा वो राम जाने। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना लागू की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली योजना 20,000 करोड़ की, अकेली एक योजना 20,000 करोड़। आजादी से लेकर 14 तक 3,500 करोड़ रुपए, और अकेले मोदी जी ने एक योजना 20,000 करोड़ की लागू की। ब्लू रिवॉल्यूशन करके एक योजना लागू किया 5,000 करोड़। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने तक कोई नहीं जाता था, उसको अपग्रेड करने के लिए। हमारा दिक्कत ही यही है, हमारा फिश लैंडिंग सेंटर का दशा ठीक नहीं है, हार्बरों की दशा ठीक नहीं है, जो है वो भी पुराने हैं। मैं यहाँ भावचर ढक्के पे आया था, ससुनडोक पे भी मैं आया हूँ, तो वहाँ तो कितना वेटिंग चलता है। ये वो पहले कितनी बोटें थी उसके लिए ये बनाई हुई सुविधा थी। आज यहाँ कितनी बोटें होती हैं, 2-3 दिन में ये उनका निकाल करने का उसको इतना वेटिंग रहता है, उतनी वहाँ धक्का मुक्की होती है। हमारे गुजरात के फिशरमैन इधर तक आते हैं भावचर ढक्के तक, और उनके माल के लिए वलसाड़ से लोग अभी भी इधर आए होंगे। उस समय मैं वहाँ गया था तभी भी वो वहाँ खड़े थे। तो ये सभी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने स्पर्श नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,000 करोड़ और लगाए, और ये सारी योजनाओं में राज्य सरकारों के साथ, फिशरमैनों के साथ काम करते करते जिस प्रकार का रिस्पॉन्स बढ़ने लगा, और जो गणेश जी ने बताया था अपनी स्पीच में कि हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, और पूरे विश्व में हमारे इस एक्सपोर्ट के दृष्टि से बहुत ही अच्छा 63,000 करोड़ का एक्सपोर्ट ये फिशरीज सेक्टर के माध्यम से आज हम कर रहे हैं। वहाँ तक जो हम पहुँच गए, उसी में देखते हुए इसी साल इसी बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने 6,000 करोड़ की और राशि इस विभाग को संपादित किया। तो मैं जितने फिगर बोला उन सभी का टोटल मिलाया जाए तो 38,000 करोड़ रुपए लगते हैं, जो आज़ादी के 14 तक के 3,000 करोड़, और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 38,000 करोड़ रुपया इस विभाग को देने का काम किया है। इसके लिए मैं देश भर के मछुआरों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि ये केवट ही मुझे इधर लाए बड़ी जिद करके कि तुम्हें तो आना ही आना है, जितना समय मिले भी आना पड़ेगा, तो हम इसको इसलिए नहीं मना कर पाए। मुझे दिक्कतें तो थी और अभी भी है, मगर हम केवट को कैसे मना कर सके, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम को भी पार करने का उस समय मदद किया हुआ है। ये केवट समुदाय है जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की नैया को पार कराने का भी काम किया था। और कितना बड़ा ये हमारा संयोग है कि उस समय भी केवट समाज वो प्रभु श्री राम की मदद के लिए खड़ा था, आज भी केवट समाज राष्ट्र की मदद के लिए खड़ा है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि आपके सम्मेलन में आया हूं और आप लोगों को खुशी मिले इसलिए ये बात कर रहा हूं। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ निवेदन करता हूं कि हमारी सीमा सुरक्षा के साथ जुड़े हुए
हमारे सेना के जवान हो, हमारे कोस्ट गार्ड के अधिकारी हो, हमारे नौसेना के अधिकारी हो, ये सारे लोग हमारी तटीय सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं, मगर मेरा हर एक फिशरमैन भी समुद्र में भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये हमारी आंख है, ये हमारे कान हैं। पूरे समुद्र में हमारे जितने भी फिशरमैन हैं वो भी उसी राष्ट्र भावना से काम कर रहे हैं। इसका हमें सबको गर्व होना चाहिए और हमें गर्व से इसी को बोलना भी चाहिए। ये सारी चीजें जिस समुदाय के साथ जुड़ी हो, उसी को विकसित करने के लिए, उसी को डेवलप करने के लिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रधानमंत्री PMMSY ये योजना ऐसी लचीली बनाई गई है कि इसके तहत 30 से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। वो कोई एक काम के लिए नहीं है। ज़्यादातर आप जो भी योजना, जो भी काम करना चाहो वो शायद इसके अंदर आता है। और मुझे पता है कि आपका दूसरा सेशन जो है वो 2 बजे के बाद आप बैठने वाले हैं। उसमें राज्य भर से आए हुए समाज के प्रतिनिधि अपना डेलिब्रेशन करेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, अपने सुझाव भी रखेंगे। तो उसी सारे सुझावों को इकट्ठा करके उनका बाद में मेरे को भी भेज देना, ताकि मैं भी इसको देखूं कि आप लोगों ने मंथन करके क्या निकाला है और उनमें से भारत सरकार की नीतियों के संदर्भ में कौन सी बातें हैं और उसी में हमें क्या क्या नया नवाचार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सब हम देखेंगे और जरूर करेंगे। इसीलिए अपने दूसरे सत्र में भी आप सभी लोग मनोभाव से हिस्सा ले और अपना प्रदेश की ओर से, अपने गांव की ओर से, अपने समाज की ओर से जो भी आपके संज्ञान में हो उन सारी चीजों का डेलिब्रेशन करें। दूसरी चीज ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें टेक्नोलॉजी के बारे में अभी एक नया दौर शुरू हो रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है और वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी के प्रयोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और इसी की तो वजह है कि अरबों खरबों की राशि जो बिचौलियों में चली जाती थी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण और ये DBT का कार्यक्रम लगाने के कारण वो अरबों खरबों रुपया जो जिनके अधिकार का था उसके अकाउंट में जाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। बिचौलियों को कुछ नहीं मिलता है, वो सब अब अपने अपने घर पे बैठे हैं और ये मोदी जी के खिलाफ गालियां बोलने में काम में लगे हुए हैं। उनके पास अब और कोई काम नहीं है। तो वो इसी प्रकार के कारण अपने इस सेक्टर में भी अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावनाएं हैं। खास करके हम जब समुद्र में जाते हैं तो हम कहाँ हैं, वहाँ कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो गई है, तूफान आ गया है, कहीं फंस गए हैं, कुछ फ्यूल की समस्या हो गई है, कुछ भी हो सकता है। और उसी समय आपका संपर्क तट के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, कोस्ट गार्ड के साथ हो, फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ हो, स्टेट ऑफिसर्स के साथ हो, तो इसके लिए हम इनमें टेक्नोलॉजी के साधन लगाने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री के द्वारा हो गया है और इनको हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों को इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोटों में वो लग जाए, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। इसके कारण आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलने की संभावनाएं है। रिस्क के सामने आपको सहायता मिलने की भी बहुत अच्छी सुविधा इसके जरिए हो सकती है। बोट में भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है। डीप सी फिशिंग के लिए भारत सरकार की हमारी ये योजना चल रही है और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाले अच्छे से बोट हम फिशरमैनों को दे रहे हैं। और यहाँ सहकार भारती के नेतृत्व को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी राशि ये बोट अपग्रेडेशन में हम दे रहे हैं, जो डीप सी फिशिंग के लिए हमारे लोग समुद्र में आगे जाकर कर सकते हैं, जो 200 किलोमीटर के आगे भी जा सकते हैं, ऐसी बोटें देने का जो निर्णय है उसमें एक बात आप सबको, समाज को बतानी चाहिए कि ये बोटों की सहायता हम सिर्फ और सिर्फ
ट्रेडिशनल फिशरमैनों को ही देते हैं। ये पहली एक ऐसी योजना होगी कि जो योजना जिनके लिए बनी है उन लोगों को ही मिलेगी। अभी समझो कि आपको इंडस्ट्री लगाना है तो इसमें कोई बांध नहीं है, किसी भी समाज का कोई भी आदमी लगा सकता है, इसमें किसी के लिए ये नहीं है। मगर हमारा ये डीप सी वेसल किसी को चाहिए तो वो ट्रेडिशनल फिशरमैन होगा, उसको ही ये लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की योजना के में राइडर भी मोदी जी ने लगा कर रखा है। ऐसे उसमें सब्सिडी भी है, बहुत भारी सब्सिडी है, और इसी में और भी कई सभी चीजों में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि 31 प्रकार की एक्टिविटीज इसमें, सॉफ्ट लोन भी है, सब्सिडीज भी है, और सबसे ज्यादा फिशरमैनों को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए और फिशरमैन समाज में ये बात बैठनी चाहिए कि आजादी के बाद अकेले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था। आप सबको पता होगा गणेश जी कि किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ भारत सरकार की ओर से ऋण देने का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने उस समय देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता था। 8 लाख करोड़। इस साल का बजट 18 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। इतनी बड़ी राशि किसानों को उपलब्ध होती थी। और मैं ये सागर परिक्रमा के कार्यक्रमों में जाता था, इनमें से कई लोग तो उसमें मेरे साथ भी जुड़े थे। यहाँ जो दोनों साथियों का सम्मान हुआ वो दोनों भी मुझे वहाँ अपने अपने स्थान पे भी मिले थे। तो ये सागर परिक्रमा के कारण फिशरीज समाज के साथ मुझे जोड़ने का बहुत ही अच्छा सुंदर अवसर मिलता है। उन्हीं के क्षेत्र में जाना होता है, वहीं से उनके साथ बातचीतें होती है। उस समय पता लगता था, मैंने पूछा कि आपको अगर 5,000, 25,000, 50,000 ऐसी छोटी राशि की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे उसको लेते हो, कौन किसके पास लेते हो, और क्या इनका रेट आपको इंटरेस्ट का देना पड़ता है। तो पहले तो लोग नहीं बोलते थे, मगर बाद में जब मेरा करीबी होना शुरू हो गया, पूरे दिन हम साथ साथ रहते थे, तो फिर सभा में वो बोल देते थे, ऐसे हाथ करते थे, ऐसे हाथ। मैं इतना मतलब ये समझा 10% हर महीने के इंटरेस्ट से इन लोगों को शाहूकारों से पैसा मिलता है। 10%। अब कल्पना कीजिए 10% का मतलब ये होता है कि एक साल में तो वो दुगुना हो जाता है। तो वो कभी उस ब्याज के चक्कर में से बाहर ही नहीं निकल सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुविधा किसानों को मिलती थी वो सुविधा हमारे मछुआरे समाज को देने का भी निर्णय किया। आजादी के बाद की मैं मानता हूं मछुआरे समाज को भारत सरकार की सबसे बड़ी भेंट है। और उसी में साथियों आप सबको मैं बताना चाहता हूं, अभी भी बैंक कुछ अड़ंगा लगा रही है। वो जितना चाहिए उतना बैंक वाले इसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं इनके पीछे लगा हूं। सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप भी आपके जरिए मछुआरों की एप्लीकेशनों बैंक में पहुंचाइए, और ये नहीं देते हैं तो उसके रिजेक्शन के लिस्ट मेरे को भेजिए। मैं आपके लिए फिर वहां जाके इनसे झगड़ा करूंगा। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर फिशरमैन को एक किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए और उनकी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उसमें व्यवस्था क्या है, आपको 1,60,00,000 तक की राशि बिना कोलेट्रल मिलने वाली है। उसमें आपको कुछ भी गिरवी रखना नहीं है। 1,60,000 तक की राशि बिना कोलेट्रल ये आपको बैंक से मिलेगी। उसमें आगे पीछे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट की इनकी कमेटियां उनके लिए शाख बनाती है, किसानों में भी बनाती है, आप में भी बनाएगी, मगर उनमें 7% से बैंक लैंडिंग करेगी। आप इसको समय से वापस कर दोगे तो 3% भारत सरकार, मेरा विभाग आपकी इस राशि को माफ कर देगा। तो आपको सिर्फ 4% से मिलेगा। ओनली 4% इंटरेस्ट पर ईयर, वो भी साल का।
साल का 4% से ये धिराण आपको बैंक से मिल सकता है। ये सुविधा आप सबको लेने का प्रयास करना चाहिए और उसमें हमारी स्थानीय नेतागिरी को, क्योंकि ये फिशरमैन जो है ना वो बैंकों के साथ जुड़े हुए नहीं है इतने, इसलिए बैंक वालों अभी इनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उसमें हम नेता लोगों को इनके बीच बैठकर उनको, मैं सभी जिला के अधिकारियों को भी लगा रहा हूं कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फिशरमैनों को इस सुविधा उपलब्ध कराने का काम करें। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, और अभी यहाँ जो जिनका सम्मान हुआ हमारे वलसाड़ के एक साथी का, जिन्होंने झींगा में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, ये एक ऐसी चीज है साथियों कि हमारा मरीन कैच जो है इनसे 2 गुना से ज्यादा, मतलब 3 गुना इनलैंड कैच है हमारा। इसमें हमारी ज्यादा ताकत बढ़ गई है। ये अब हमारा फोकस एरिया हो गया है और उसमें भी केज कल्चर, बायो ब्लॉक्स, ये सारी सुविधाएं जो आ गई है, उसमें कोल्ड चेन, कोल्ड रेफ्रिजरेटर, ऐसी सारी सुविधाएं जो आ गई है, मार्केटिंग, इन सारी चीजों को अगर आप उपयोग में लाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को अपनी आय बढ़ाने में तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, मगर देश की और विश्व की फूड सिक्योरिटी को मदद करने का काम भी ये फिशरीज सेक्टर के जरिए हम कर सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण काम के साथ जब अपना मछुआरा समाज जुड़ा हुआ है, तो मैं इस अधिवेशन में सहकार भारती के अधिवेशन के माध्यम से सारे देश के मछुआरे समाज को ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मछुआरे समाज के साथ खड़े हैं, आपकी समस्या के साथ खड़े हैं और इस समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा की अपनी आर्थिक गतिविधियों का बेज बनाते हुए भारत के अर्थतंत्र में आपको भी हिस्सेदार बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आपका, हमारी सरकार के इस सहयोग के जरिए विकास हो, वृद्धि हो, हम अपने एक्सपोर्ट में वृद्धि कर सके, डोमेस्टिक मार्केटिंग को फीड करने में कामयाब हो सके और हमारे नए नए बिजनेस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आप सब अपनी आजीविका को भी समृद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं सहकार भारती के सभी हमारे नेतागणों का, उदय भाई का और हमारे केवट जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार।